Hello students, this is the part second. Okay, so in last part we studied about some of the portions of Upanishads. तो उपनिषद्स क्या है अभी हम देखेंगे. उपनिषद्स भी क्या है, एक तरीके का बुक है जहाँ में कुछ कुछ अलग अलग थिंकर्स और ट्रैवलर्स का थॉट्स एंड थिंकिंग लिखा हुआ था. जिस तरह का तरीके का थिंकिंग बुद्धा का था, उसी तरीके का थिंकिंग दूसरे ट्रैवलर्स के थिंकर्स के उपनिषद में लिखे हुए थे. ठीक है, तो देखो बुद्धा जब प्रीचिंग कर रहे थे, उसी से उससे थोड़ी आगे पहले उससे थोड़ी आगे समय पहले यहाँ क्या हुआ था पता है. कुछ अलग थिंकर्स भी हमें देखने को मिला था. थिंकर्स मतलब अलग सोच विचार के इंसान भी देखने को मिला था. वे लोग भी कुछ आंसर्स ढूंढना चाहता था. आंसर्स लाइक डिफिकल्ट आंसर्स लाइक ना, हाउ 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 आवर लाइफ बिगेन, हमारा लाइफ क्यों है, लाइफ होता है और डेथ भी क्यों आता है ना. और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन लोग का आंसर ढूंढना चाहता था. बहुत सारे दूसरे अलग अलग थिंकर्स भी ना. तो वे सब थिंकर्स का सोच विचार कहाँ लिखा हुआ था, ये उपनिषद्स में. उपनिषद्स क्या है, एक बुक है. ठीक है, देखो जिस तरह से ये है ना, हमारे ये कुछ अलग ही थिंकर्स है. में साधु सेंट है जो क्या ढूंढना चाहता था, जस्ट लाइक बुद्धा आंसर्स ढूंढना चाहता था डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के का. ठीक है, और क्या क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ लोग चाहते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ ना. कुछ लोग जानना चाहते थे कि मरने के बाद लाइफ कैसा होता है, ये सब जानना चाहता था. एंड अदर्स वांटेड दैट हमारा हमारा सेक्रीफाइस क्यों हमारे लिए इन्फॉर्म है, इम्पोर्टेंट है. वाई वी हैव टू डू सेक्रीफाइस, वाई वी शुड परफॉर्म सेक्रीफाइस. क्या सेक्रीफाइस करने से ही हमारा काम फुलफिल होगा. तो ये सब आंसर्स को ढूंढना चाहता था कुछ थिंकर्स. ये सब क्वेश्चंस और आंसर्स वगैरह कहाँ से हमको पता चलता है, उपनिषद बुक से. ठीक है, और कुछ कुछ थिंकर तो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही टैलेंटेड था कि उन लोगों ने सोचा कि उन लोगों ने तर्क वितर्क किया कि देर इज़ समथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स. ये यूनिवर्स से कुछ तो परमानेंट है ना, जो कि मरने के बाद भी रहता है. ठीक है, तो उसको भी ये लोग खोजना चाहता था. देखो बहुत सारे लोग थिंकर्स क्या सोचते थे, वो लोग ये सोचते थे कि ये यूनिवर्स में, दुनिया में कुछ तो परमानेंट है जो कि रहता है हमारे मरने के बाद भी. वो क्या हो सकता है. तो वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि ये इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल दोनों दोनों मरने के बाद आत्मा और ब्राह्मण बन जाता है, और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण और आत्मा मिल जाता है. तो ये थिंकर्स ने सोचा था और बताया था हमें. ठीक है, तो वो लोग क्या सर्च कर रहा था, वो लोग ये सर्च कर रहा था कि देर इज समथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट परमानेंट थिंग इज आत्मा. ओके, आत्मा एंड ब्राह्मण. तो according to them that they believe that ultimately both the atman and brahma were one ना. जो आत्मा हमारा, जो मरने का जो आत्मा, शरीर से आत्मा सोल निकल जाता है ना, वो सोल और ब्रह्मा, ये दुनिया मिल जाता है. ये वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर उसने ढूंढा था. ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि एक क्वेश्चन था ना कि इंसान मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ क्या होता है, ये उसका आंसर है. आफ्टर डेथ क्या होता है अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स, कि आत्मा ब्राह्मण के साथ मिल जाता है. ठीक है, और अभी हम जितने भी आइडियाज़ पढ़े थे, थोड़े पहले देर में हमने आइडियाज़ पढ़े थे और क्वेश्चंस वगैरह पढ़े थे ना, वो सब वो सब आइडियाज़ वर रिटन और recorded in the Upanishads. I told you कि उपनिषद क्या है, एक बुक है जहाँ में कुछ कुछ रिकॉर्ड्स लिखा लिखा हुआ था आइडियाज़ का. किसका आइडियाज़, सम थिंकर्स का. ठीक है, स्पेशली हिंदू थिंकर्स का, मीन्स नए नए सोच
रखने वाले इंसानों का आइडियाज़ वगैरह लिखा हुआ था, रिकॉर्डेड था कहाँ पे? उपनिषाद्स में। दैट मीन्स व्हाट इज उपनिषद? उपनिषद इज अ बुक वेयर डिफरेंट आइडियाज वेर रिकॉर्डेड। ओके। और देखो उपनिषद क्या है? उपनिषद इज द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। लेटर वैदिक, तो वैदिक टेक्स्ट देखो, सबसे पहले हमारा दुनिया क्या, अर्ली सोसाइटी इज हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी के बाद क्या आया? वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी का भी एक अर्ली सोसाइटी है और एक लेटर सोसाइटी है। वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ था? उसमें कुछ कुछ बुक्स लिखा गया था, कुछ कुछ थिंकर्स दूसरे दूसरे लिखा हुआ था। और हमारे उसके बाद किसके बाद? वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक आया। लेटर वैदिक में ही हमारे उपनिषद लिखा गया था, आई मीन रिकॉर्ड किया गया था। और देखो वैदिक टेक्स्ट क्या है? VEDIC। वैदिक टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब बुक। वैदिक टेक्स्ट वो बुक है जिसे ब्राह्मण श्लोक लिखा था ना, ब्राह्मण श्लोक लिखा था। और वो वैदिक टेक्स्ट, तो वैदिक टेक्स्ट तो लिख लिया। तो वैदिक टेक्स्ट लिखने के बाद वो लोग फिर लेटर वैदिक मीन्स उसके बाद बहुत सारे दिन गुजर गए। उसके बाद उन लोगों ने फिर सोचने लगा उन लोग कि ये दुनिया कैसा चल रहा है, ये सोच रहे हैं। इसके बाद लेटर, उसके बाद ना उन लोगों ने फिर एक टेक्स्ट लिखा। तो वो टेक्स्ट क्या है? हमारा उपनिषद है। इसलिए उपनिषद क्या है? वेयर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट देखो इधर, उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है पता है? लिटरल मतलब ओरिजिनल मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग, यहाँ पे नीचे देखो, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ना। तो what is the literal meaning of Upanishads? Approaching and sitting near the guru। और जो ये उपनिषद है ना, उपनिषद में क्या लिखा हुआ था पता है? उपनिषद में कन्वर्सेशन लिखा हुआ था। किसका कन्वर्सेशन लिखा हुआ था? इसका, स्टूडेंट्स एंड गुरु का कन्वर्सेशन लिखा हुआ था हमारे उपनिषद में। तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। और पता है हमारे उपनिषद में क्या होता था? बहुत सारे आइडियाज़ लिखा हुआ होता था, बहुत सारे आइडियाज़ रिकॉर्डेड हुआ होता था। और वो भी बहुत ही सिंपल फॉर्म में, सिंपली डायलॉग में, ज़्यादा टफ वाला लैंग्वेज नहीं, सिंपल वे से प्रेजेंट करता था वो सब आइडियाज़ वगैरह। कहाँ का आइडियाज़? उपनिषद में जो लिखा हुआ आइडियाज़ लोग क्या होता था? बहुत ही सिंपल डायलॉग्स में लिखा हुआ था ताकि उसे सब समझ पाए, ठीक है। तो उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ था? उपनिषद में सिंपल आइडियाज़ लिखा हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। सिंपल डायलॉग्स लिखा हुआ था। किसका डायलॉग्स? उपनिषद में किसका डायलॉग लिखा हुआ था? गुरु और स्टूडेंट्स का डायलॉग्स। और पता है उस समय क्या होता था? मोस्ट उपनिषादिक ना, उपनिषादिक थिंकर्स मीन्स उपनिषद थिंकर ना, वो लोग क्या होता था पता है? वो लोग मेल होता था, लड़का होता था ना, मेल होता था। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास होता था। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक हाई क्लास का टेक्स्ट है ना, वैदिक टेक्स्ट है, मीन्स लेटर वैदिक टेक्स्ट है। वैदिक टेक्स्ट के बाद लिखा हुआ था ये बुक। और इस बुक में यूजुअली कौन होता था? मेन होता था, वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं था इसमें। और स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो हाई क्लास है, सबसे फर्स्ट क्लास है, एंड देन राजास सेकंड क्लास। एंड सम टाइम कभी कभी वुमेन थिंकर्स के बारे में भी मेंशन किया गया था उपनिषद में, ठीक है। और उस वुमेन थिंकर्स का नाम है गर्गी। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महिला, ठीक है, वुमेन। गर्गी, यूजुअली आपको पता है उस समय वुमेन को अलाउ नहीं था, लेकिन सम ना वुमेन थिंकर्स वेर मेंशन इन दैट बुक।
दैट वुमेन इज़ गर्गी। गर्गी क्या था, बहुत ही फेमस था, वो बहुत ही क्या था, पढ़ा लिखा था और बहुत ही लर्न वुमेन था ना। एंड ही पार्टिसिप शी पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स ना। वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता था और रॉयल कोर्ट्स में भी कभी कभी जाता था। रॉयल कोर्ट्स, यूजुअली रॉयल कोर्ट्स मतलब किंग का दरबार, यूजुअली किंग का दरबार में। और जो थिंकर्स नहीं बन सकता था वुमेन, लेकिन ये गर्गी ने बन के दिखाया। ठीक है, गर्गी को याद रखना। और यूजुअली वुमेन को डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी करने नहीं देता था रॉयल कोर्ट्स में, रॉयल दरबार में, लेकिन गर्गी ने किया था। ठीक है, और गर्गी एक ऐसा वुमेन था, थिंकर्स था, जिसने यज्ञ भी किया था साथ में। यज्ञ मतलब ये जो ना, ये यज्ञ आग का सामने बैठ के जो करते हैं ना, ऐसे किया था। देखो, आग का सामने यहाँ बैठ के वो क्या कर रहा था, वो डिबेट्स वगैरह कर रहा था। यूजुअली ऐसा नहीं होता था, बट गर्गी ने करके दिखाया। गर्गी। और उपनिषाद्स में यूजुअली क्या होता था पता है, इसमें पुअर पीपल जो बहुत ही कम ही पार्टिसिपेट करता था डिस्कशन में, क्योंकि आपको पता है पुअर पीपल का कंडीशन और लेवल बहुत लो है। सो सारे पुअर ने, कोई कोई पुअर, बहुत रेयरली, बहुत कम ही पुअर यूज टू टेक पार्ट इन डिस्कशंस ना, विच इज रिटन इन उपनिषाद्स। लेकिन उनमें से एक इंसान था, एक ना थिंकर था, जो कि लो क्लास से बिलोंग करता था। उसका नाम क्या था, सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला था। सत्यकामा जबाला वन ऑफ द फेमस थिंकर था। वो गरीब भी था, और उसका नाम नाम पड़ा उसके मदर से। उसका मदर क्या था, एक स्लेव वुमेन था। स्लेव मतलब नौकर था। ठीक है, नौकर था। और उसका मम्मी का नाम क्या था, उस वुमेन का नाम क्या था, जबाली था। उसी जबाली का, उसका माँ का नाम से ही उसका नाम पड़ा सत्यकामा जबाला। तो देखो, यूजुअली उपनिषाद्स का डिस्कशन में लो क्लास का, पुअर पीपल लोग, स्लेव लोग, नौकर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, लेकिन उनमें से एक था हमारा सत्यकामा जबाला, बहुत ही फेमस बन गया था उस समय। और पता है, सत्यकामा जबाला को बहुत ही अ, बड़ा डिज़ायर था, मीन चाह था सच्चाई को लर्न करने के लिए। इसीलिए उसे देख के, उसको, उसका जो लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग एक्साइटमेंट को देख के, एक गुरु था, उस गुरु का नाम क्या था, गौतमा। गौतमा जो उसको अपना स्टूडेंट बना लिया था। देखते यहाँ में आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो ये अपना स्टूडेंट बना लिया था सत्यकामा जबाला को। क्यों? इसका सत्यकामा जबाला का अटेंशन को देखे, इसका चाह को देखे, इसका ईगरनेस को देखे, गौतमा उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था ना। और उसके बाद हमारे सत्यकामा जबाला बिकेम द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम। उस टाइम के सबसे बड़े थिंकर बन गया था हमारा सत्यकामा जबाला, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। फाइनली उसने, देखो, उसने अचीव कर लिया था, और अचीव करने के बाद वो लोगों को टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा करके सत्यकामा जबाला बहुत फेमस हो गया था। और भी कुछ था, और भी एक कोई कोई बड़े थिंकर थे, उसका नाम क्या था, शंकराचार्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे ये शंकराचार्य था। शंकराचार्य ने भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे लेटर में। लेटर मतलब बाद में ना, उपनिषद शुरू शुरू में नहीं, उपनिषद के बनने के बाद में उसने भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। किसने? शंकराचार्य ने। क्या आइडियाज़ दिए थे उनने? बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे उनने। और वो आइडियाज़ को हम कब पढ़ेगा डिटेली? क्लास 7 पे ना। तो अभी हम पढ़ेंगे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो ऐसा हो के फाइनली हमारे बहुत सारे थिंकर्स के नए नए सोच विचार और उभर के आ गए। जे कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंडिया का बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थिंकर्स लोग क्या हो रहे थे, एक्सप्लोर हो रहे थे और सच को ढूंढ रहे थे। तो ऐसा हो के फाइनली हमारे इंडिया में 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी निकल के आ गए थे
ना। अलग अलग हर स्कूल में अलग अलग थिंकिंग वगैरह था ना। तो अभी हम देखेंगे द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। तो ये सब सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। तो सिक्स सिस्टम ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इज नंबर 1 वैशेषिका, नंबर 2 न्याया, नंबर 2 और नंबर 3 समाख्या, नंबर 4 योगा, 5 पूर्व मीमांसा, लास्ट है हमारा वेदांता और उत्तरा मीमांसा। दीज आर द इम्पोर्टेंट सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी ना। फिलोसॉफी मतलब सोच विचार ना। इंडिया में वो सब उपनिषद थिंकर्स के कारण ही बहुत सारे नए नए आइडियाज़ अप्रोच हुए थे, और उसी आइडियाज़ और अप्रोच के वजह से ये सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी उभर के आए ना। तो देखो, ये जितने भी ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स थे, उन सब स्कूल्स लोगों के स्कूल थे। आज का जैसे स्कूल ऐसा नहीं है, हाँ, थॉट थिंकिंग का स्कूल ना, सोच विचार का स्कूल, ठीक है। इस सारे थॉट्स थिंकिंग स्कूल्स के अपने अपने फाउंडर थे, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक एक करके देखेंगे। फाउंडर मतलब जिसने ढूंढा, ठीक है। तो सबसे पहला स्कूल से हमारा वैशेषिका। वैशेषिका को कौन से सेज, सेज मतलब ये साधु ना, कौन से सेज ने फाउंड किया, वो है कोनाडा। इसे याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनाडा ने वैशेषिका स्कूल्स को फाउंड किया। और नेक्स्ट है हमारा न्याया। न्याया को कौन से साधु ने फाउंड किया, गौतमा ने। और उसके बाद हमारा जो सामख्या, जो थर्ड स्कूल, उसे कपिला सेज ने फाउंड किया। इसके बाद योगा, योगा को पतंजलि, पतंजलि सेज ने। पतंजलि क्या है, एक सेज का नाम है ना। सेज मीन साधु का नाम है, जो कि योगा स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी को फाउंड किया। और उसके बाद पूर्व मीमांसा, मीमांसा को किसने, जैमिनी ने किया, जैमिनी, ठीक है। और उसके बाद वेदांता और उत्तरा मीमांसा को व्यासा ने किया, ठीक है। तो इसे ये सब फाउंडर और स्कूल्स को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आज भी दिस फिलोसॉफीज मीन्स ये फिलोसॉफीज मतलब ये थिंकिंग्स अभी तक हम लोग को गाइड करता है ना। ये जो एक एक जर्मन जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट ने भी, मीन जर्मन से थे हमारे, कौन, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने भी इस स्कूल्स इस सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी के बारे में कुछ कहा। उसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, ये डेवलप होता गया जनरेशन टू जनरेशन एंड कंट्रीब्यूट। और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, नए नए इंडिविजुअल थिंकर्स ने इसे कंट्रीब्यूट किया, इसे उभरने में, इसे फ्लोरिश होने में हेल्प किया। तो ये कौन, किसने बोला, हमारे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये जो सिक्स स्कूल सिस्टम ऑफ स्कूल्स है, उसे डेवलप हुआ जनरेशन टू जनरेशन से। और इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल थिंकर्स के कारण इसका जो प्रोग्रेस हुआ, ये हमारे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने कहा, ठीक है। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर इज़ द जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट। देखो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ये बहुत पहले से ये ये फिलोसॉफी, ये हमारे जो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी का सोच और सोच और थिंकिंग पहले से ही चला आ रहा था, जनरेशन टू जनरेशन ना, ठीक है। ये कहा हमारे मैक्स मिलर ने। और इन सबों के कंट्रीब्यूशन के कारण ही हमारे ये जो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। तो नाउ विल सी अ न्यू स्टोरी, दैट स्टोरी इज ऑफ द वाइस बेगर। वाइस मतलब बहुत ही ज्ञानी ना, टैलेंटेड, चालू वाला एक बेगर के बारे में हम लोग तो एक कहानी देखेगा। बेगर मतलब भीख मांगने वाला ना।
उसका एक कहानी दिखेगा हम लोग, उस कहानी से भी हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो क्या है आगे देखेंगे। तो हमारा जो ये वाइस बेगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये कहा उपनिषद बुक से। और उपनिषद एक बुक का नाम है। उस उपनिषद का बहुत सारा पार्ट है। तो उन पार्टों में से एक पार्ट है हमारे छंदोग्य उपनिषद। इस छंदोग्य उपनिषद में ही हमें द वाइस बेगर का कहानी जानने को मिला। ठीक है, तो इसे मत बोलना, इसे आपको एग्जाम में पूछेगा। द वाइस बेगर कौन सा उपनिषद में लिखा हुआ था? वो था छंदोग्य उपनिषद में। तो ये कहानी कुछ इस तरह है। दो सेज था, सेज मतलब साधु। एक था सौनका और एक है अभी प्रतारिन। तो ये दोनों क्या, दीज टू आर द वर्शिपर ऑफ यूनिवर्सल सोल। वो लोग यूनिवर्सल सोल को वो लोग मानता था। देखो यहाँ पे ये दोनों सेज ना, ये दोनों सेज किसको किसको मानता था, किसको वर्शिप करता था? यूनिवर्सल सोल को ना, मतलब यूनिवर्सल सोल का पूजा करता था ये लोग। और जैसे ही एक दिन वो लोग खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, उस समय एक बेगर आया। बेगर मतलब भीख मांगने वाला वो आया ना। एंड एंड आस्क फॉर सम फूड। और ये क्या है, ये जो कुछ खाना मांगना शुरू हुआ, मुझे कुछ खाना दे दे, ऐसे कुछ मांगने आया था। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमारे जो सोनका है, सोनका सेज है, उसने कहा कि सॉरी वी कैनॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। हम लोग आपको कुछ नहीं दे सकेगा हमारे खाना से। तो जैसे ही हमारे शौनका ने कहा कि सॉरी वी कान गिव यू अ आवर शेयर ना, हमारा शेयर आपको नहीं दे सकेगा, ऐसा कुछ बोला। तो इसने लर्न मैन ये जो बेगर वाला गरीब ने कहा कि गरीब ने इन लोगों को पूछा कि आप लोग कौन सा भगवान को वर्शिप करते हैं ना। बेगर जो पूछे वो लोग को, बेगर जो बोला है, हे ज्ञानी इंसान, हे ज्ञानी इंसान, आप लोग किस भगवान को पूजा करते हो? तब अभी अभी प्रतारिन ने रिप्लाई किया, किसने कहा कि हम लोग यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करता है। देन तब ऐसा कहने के बाद हम ये जो हमारे जो बेगर है, इसने कहा कि अरे तब तो दैट मीन्स हमारा जो यूनिवर्सल सोल है, यूनिवर्सल सोल तो पूरा दुनिया को पूरा फील करता है, कभी किसी को भूखा नहीं रखता है। तो ऐसा बोला किसने, बेगर ने कहा, क्योंकि ये तो वॉइस है ना, चालू है। तो हमारे जो अभी धम्मा ये है, जो सेज है, इसने कहा कि हाँ हाँ यस यस वी नो दैट, हम लोग को पता है कि हमारे जो भगवान है, यूनिवर्सल सोल है, जिसको हम लोग वर्शिप करते हैं, वो तो किसी को भी खाली नहीं छोड़ते, सबको फील करते हैं ये दुनिया को ना। सेज जो माथा हिला के, मैं नोड में से माथा थोड़ा से ना झुका के हिला के, उसने कहा कि हाँ हाँ वी नो दैट। तब बेगर ने चालू से क्या कहा पता है, उसने कहा कि देखो, अगर अगर यूनिवर्सल सोल जो सबको दुनिया को पूरा फील करते हैं, तो वो तो मुझे भी फील करना पड़े, मुझे भी फील करना चाहिए ना। मैं तो भूखा हूँ, हु एम आई, हम मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ही तो है। और वर्ल्ड जो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का अंदर में। और ये लोग यूनिवर्स को मानता था ना। तो बेगर जो ऐसा बोला है, तो बेगर तो चालू था। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये क्या क्वेश्चन पूछा बेगर ने सेज से पूछा कि आपका यूनिवर्स तो पूरा दुनिया को फील करता है, फुल रखता है, तो मैं भी तो इस दुनिया का पार्ट हूँ, मैं भी तो इस दुनिया का पार्ट हूँ, मुझे भी देना चाहिए, ये मुझे भी फील करना चाहिए आपका यूनिवर्सल सोल। अभी बोलो, अभी सच बोलो, ओ यंग ब्राह्मण, इसने कहा इसे, अभी बोलो, ऐसा कहा इसने। तो इसने चालू से हमारे जो ये थे ना, ये वॉइस बेगर ने चालू से कहा, ओ सेज बाय नॉट गिविंग मी फूड, आप लोग हमको फूड नहीं देके एक्चुअली क्या कर रहे हैं पता है? आप लोग डिनाई कर रहे हैं यूनिवर्सल सोल को ना। यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल मतलब हम भी तो यूनिवर्सल सोल है, हम भी तो दुनिया का पार्ट है। तो आप लोग हमको ये खाना नहीं देके आप लोग यूनिवर्सल सोल को भी डिनाई कर रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हो गए, अरे ये तो ये बच्चा तो बात सही बोल रहा है। वही यहाँ पे देखो, देन सेज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड। से बेगर जो क्या बोले, सेज लोग रियलाइज हो गया। एंड फाइनली सेज लोग क्या हुए, दे शेयर देयर फूड टू हिम। देखो फाइनली इसे खाना मिल गया था, इसके चालू से मीन्स द वाइस बेगर ना।
तो ये कहानी था ये था एक कहानी जो कि लिखा हुआ था छंदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ था ये कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेज, सेज मतलब साधु ना, टू शेयर देयर फूड विथ हिम। किस तरह से कन्विंस किया है हमारे हमारे ये वाइस मैन ने सेज को ना। तो आंसर इज बेगर कन्विंस बोथ सेज दैट डिनाइंग हिम इज टू डिनाई द यूनिवर्सल सोल टू हुम दे वर्शिप। आफ्टर लिसनिंग टू हिम दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड शेयर फूड विथ हिम। तो इसको क्या बोला, बेगर ने कैसे कन्विंस किया पता है। बेगर ने कहा कि देखो आप लोग हमको फूड नहीं दे रहे, आप हमको डिनाई कर रहे, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली डिनाइंग योर यूनिवर्सल सोल। अपना यूनिवर्सल सोल को आप लोग डिनाई कर रहे हैं हमको फूड नहीं दे के ना। आप लोग जिसको वर्शिप कर रहे हैं उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, तकलीफ में पहुंचा रहे हैं हमको खाना नहीं दे के। तो इसको सुन के हमारा जो सेज है वो उसको खाना दे दिया था ना। तो अभी हम लोग पढ़ेगा, हम लोग पाणिनि के बारे में, एक बहुत बड़ा ग्रामेरियन और बहुत ही फेमस थिंकर के बारे में पढ़ेगा। वो था हमारे पाणिनि। इसे याद रखना है, ये इंसान बहुत ही, ये बुड्ढा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पाणिनि क्या था, द ग्रामेरियन। वो ग्रामर ना, वो संस्कृत लैंग्वेज जानता था, संस्कृत का ग्रामर को वो जो लिखता था, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फेमस, मोस्ट फेमस ना था, वो है हमारा पाणिनि। और ये क्या करता था पता है, ही यूज टू प्रिपेयर अ ग्रामर फॉर संस्कृत। जो संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, उस उस संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर करता था, ग्रामर बनाता था कौन, पाणिनि। इसने क्या किया पता है, ही अरेंज वोवेल्स ना, वर्ड ना, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स उसने ढूंढा, उसने लिखा। किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, कौन, पाणिनि। और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स लोग क्या है, वो लोग ग्रामर है ना। हमारे ये जो पाणिनि ने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को क्या किया, उसने अरेंज किया स्पेशल ऑर्डर में। स्पेशल ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया जिससे वो एक फॉर्मूला टाइप बन जाए ना। जैसे अलजेब्रा में होता है ना, मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, उसी तरह का विजुअल देखने को मिला हम लोग को वोवेल और कॉन्सोनेंट का। और उसे किसने अरेंज किया, पाणिनि ने। देखो यहाँ में जैसे अलजेब्रा फॉर्मूला है ना, उसी तरह से इसने हमारे पाणिनि ने वोवेल और कॉन्सोनेंट को अरेंज किया था, ठीक है। तो ये पाणिनि को ना भूलना, ठीक है। Now we'll see about the Jainism. Jainism is also one of the uh, religion, just like Buddhism, Christianity and Hinduism and Islam, ठीक है। जैनिज्म भी क्या है, एक रिलीजन है, रिलीजन जस्ट लाइक बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म। इसी सेम टाइम में जब बुद्धिज़्म फ्लोरिश हो रहा था, फैल रहा था, और उपनिषद थिंकिंग फैल रहा था, उसी समय हमारा जैनिज्म भी फ्लोरिश हो रहा था, ठीक है। और जैनिज्म को कौन फ्लोरिश करने में अपना योगदान दे रहा था, वो था हमारा लास्ट एंड 24th तीर्थंकर्स, ठीक है। लास्ट, सबसे लास्ट तीर्थंकर, तीर्थंकर्स वेर दोज पीपल हु फॉलोड जैनिज्म, ठीक है। सबसे लास्ट और 24 तीर्थंकरस था जैनस का, उसने फैलाया था हमारा जैनिज्म, ओके। और वो इंसान था वर्धमान, ये वर्धमाना महावीर, ठीक है। इसे याद रखना, हु फाउंडेड जैनिज्म। जैनिज्म को तो किसी और ने फाउंड किया, लेकिन जैनिज्म को किसने बहुत ही खतरनाक से फैलाया था, वो था 24th तीर्थंकरा, वो है वर्धमान महावीर, ठीक है। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, वो थे ऋषभनाथ। एंड लॉर्ड महावीरा ना, उसने स्प्रेड किया था मैसेज को, कब, 2500 ईयर्स अगो, जब बुद्धा का टाइम पीरियड था, सेम टाइम पीरियड में। और जब उपनिषद भी फ्लोरिश हो रहा था, उसी सेम टाइम पीरियड में हमारे लॉर्ड महावीर भी जैनिज्म को फैला रहा था, स्प्रेड कर रहा था। सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ was the founder of Jainism, but the real founder is Lord
महावीर, ठीक है, जो कि 24th तीर्थंकर था। उसी के समय जैनिज्म बहुत खतरनाक से फ्लोरिश किया था। तो ये है हमारे वर्धमाना महावीर, जो कि बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था, मतलब दोनों सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो हमारा जो लॉर्ड महावीर है ना, वर्धमान महावीर है, वो क्या था पता है? वो भी एक किंग का बेटा था, वज्जी संघा का, जो वज्जी संघा का किंग का बेटा था ना। और वो कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता था? लिच्छावी ट्राइब। और वो लोग क्या था? क्षत्रियन प्रिंस था, वो लोग भी क्षत्रिय था, जस्ट लाइक बुद्धा ना। तो देखो दोनों ही राजा था, लेकिन दोनों का क्या है, संघा अलग अलग है, दोनों अलग अलग ग्रुप से था, और क्षत्रिय प्रिंस था दोनों ना। और ये इसका डिटेल हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेगा। और उसका भी शादी हो गया था बचपन में। तो ऐसा हुआ था कि जब वो तो ठीक है, शादी हो गया था, बच्चा भी हो गया था उसका ना, लॉर्ड वर्धमान महावीर का। लेकिन उसको घर में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि हम मेरा में कुछ अधूरा है। सो इसीलिए उसका जब 30 एज हुआ है, उसका जब 30 उम्र हुआ है, तो वो क्या किया, वो अपना घर छोड़ दिया था, एंड वो जंगल में चला गया था रहने के लिए। देखो सिंपल साधारण कपड़ा में ना चला गया था, वो छोड़ दिया था पूरा अपना महल को, जस्ट लाइक गौतम बुद्धा। और जैसे ही वो जंगल में रहना शुरू किया, उसने भी सोचा कि मुझे भी अपना लाइफ का ट्रू मीनिंग जानना है। तो इसीलिए पूरा 12 इयर्स तक ना, पूरे 12 इयर्स तक उसने बहुत ही हार्ड एंड लोनली लाइफ जिया, हार्ड में तकलीफ और अकेला का ज़िंदगी जिया उसने। लेकिन फाइनली एट द एंड उसको क्या मिला? उसको फाइनली एनलाइटमेंट मिल गया। एनलाइटमेंट मतलब सेल्वेशन मिल गया है ना, उसको अपना लाइफ का ट्रू मीनिंग पता चल गया था फाइनली। देखो उसको एनलाइटमेंट मिल गया था उसको ना, जैसे सेल्वेशन पा गया था, जैसे कि हमारा लॉर्ड बुद्धा को मिला था ना, ऐसे सेम उसी तरह इसको भी एनलाइटन मिल गया था आफ्टर 12 इयर्स। तो उस जैसे ही उसको एनलाइटन मिलेगा, जैसे ही उसको नॉलेज मिलेगा, तो क्या करेगा? वो भी कहीं कहीं जाएगा और अपना नॉलेज को शेयर करेगा। तो वो भी उसका भी एक सिंपल डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन मतलब एक सिंपल रूल था। हमारे लॉर्ड महावीर का भी एक सिंपल सा रूल था। वो क्या था? अगर किसी को अगर किसी को सच्चाई जानना है, किसी को ट्रूथ जानना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो चाहे मेल हो, मैन हो या वुमेन हो, उसे क्या करना पड़ेगा पता है? उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अपना घर छोड़ देगा, अपना जो लग्जरी लाइफ छोड़ देगा, तभी उसको लाइफ का ट्रू नॉलेज होगा। तो ये कहता था हमारे लॉर्ड महावीर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और लॉर्ड महावीर का कुछ नाउ विल विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर। सबसे पहला टीचिंग क्या था लॉर्ड महावीर का? कि टू अटेन truth we have to leave our home and luxurious life. That is number one. And number two principle is whose principle? जैनिज्म का प्रिंसिपल। जैनिज्म मतलब लॉर्ड महावीर का प्रिंसिपल, की जो भी इंसान है जो जैनिज्म को फॉलो करना चाहता है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। और उसको अहिंसा नहीं करने, मीन्स अहिंसा मीन्स झगड़ा वगड़ा नहीं करने, उसको वायलेंस नहीं करने ना। विच मीन्स वी शुड नॉट हर्ट और किलिंग लिविंग बींग्स। हम लोग को जो जिंदा जिंदा हुआ कुछ चीज़ हम लोग को नहीं मानना चाहिए, जैसे कि गच्ची को भी नहीं तोड़ना चाहिए, फूल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म और लॉर्ड महावीर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लॉर्ड महावीर का थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कि डू नॉट हर्ट और किल लिविंग बींग्स ना। ये देखो मारना ना तीर से, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के कौन वो टीचिंग करता था? हमारे लॉर्ड महावीर। क्योंकि इन लोगों का भी जीवन जीवन है, इन लोगों का भी लाइफ है, इवन दे हैव राइट टू लीव ना। तो ऐसा था। यहाँ पे देखो इसने क्या कहा कि ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव ना। जितना भी बीइंग्स है, मतलब जितना भी लोग सांस ले रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, वो लोग को जिंदा रहने का हक है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। जितना भी जितना भी इंसान, जितना भी
बीइंग्स हैं, जितना भी सांस लेने वाली चीज़ें, जितने भी बढ़ने वाली चीज़ें, उन लोग सबको जीने का हक है, उन लोग को भी अपना लाइफ को प्यारा है, वो बोलता था हमारा लॉर्ड महावीर। तो सकने से इस कोटेशन को याद कर लेना, ठीक है। ऑल बीइंग्स ना सेड महावीर लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर ना। या मैं ऐसे बोले, जितना भी बीइंग्स है उन लोग को जीने का हक है और सबको अपना जान प्यारा होता है। तो ऐसा कहा उस। और तो एक चीज़ था ये लोग का टीचिंग में कि, हाँ ये लोग का चीज़ में कि जैन महावीर का कि जितना भी ऑर्डिनरी पीपल था, मीन्स कॉमन पीपल था, वो लोग भी महावीर का टीचिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता था। क्यों? क्योंकि महावीर और उसका फॉलोवर्स लोग क्या करता था पता है, दे यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज। वो लोग क्या यूज़ करता था, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करता था। प्राकृत लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का लैंग्वेज से ही वो लोग प्रीचिंग टीचिंग वगैरह करता था, इसीलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होते थे इस कारण से। और हमारे इसमें काम में डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे जो कंट्री है उसके डिफरेंट पार्ट में प्राकृत लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के से बोलता था। जैसे कि जो जगह में जो लैंग्वेज है, तो जैसे कि ईटानगर में भी प्राकृत बोलते हैं, लेकिन ईटानगर का प्राकृत का एसेंट कुछ अलग होगा। तो जैसे कि फिर जीरो में क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, जीरो में भी प्राकृत बोलते हैं, लेकिन उस जगह किसका, जीरो का प्राकृत जो अलग होगा सुनने में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, जितना भी रीजन, जितना भी जगह के हिसाब से प्राकृत जो थोड़ा अलग फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। इसीलिए भी एक रीज़न था कि जैनिज़्म का फैलने का, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते हैं ना उसको, एंड प्राकृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, अभी तो मैंने जीरो और ईटानगर का बताया था, उसी तरह ये लोग का भी एक एग्जांपल है। जैसे कि प्राकृत स्पोकन है, प्राकृत जो बोलते हैं मगधा में एक प्राकृत भाषा बोलते हैं, कि दैट प्राकृत स्पोकन लैंग्वेज इज नोन एज मगधी। उसको मगधी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मगधी बोला तो कुछ अलग ही लैंग्वेज, अलग ही संस्कृत वंस्कृत लग रहा है, लेकिन देर इज नो संस्कृत, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राकृत, ठीक है। तो तो अभी हम लोग जैनिज्म के बारे में और थोड़ा देखिए कि जैनिज्म के जो फॉलोवर्स है वो लोगों को क्या क्या फॉलो करना पड़ता है ना। सबसे पहले तो फॉलोवर्स ऑफ महावीर लोग को क्या बोलते हैं, हु वेर नोन एज जैनास। तो जैनिज्म के टर्म कैसा आया है, जैनिज्म टर्म लॉर्ड महावीर से ही आया है। कैसे बोलने से, लॉर्ड महावीर का फॉलोवर्स को क्या बोलता था, जैनास बोलता था। तो उसी जैनास से ही जैनिज्म रिलीजन का नाम पड़ा, ठीक है। तो some of the rules which followers has to follow ना, जैनिज्म लॉर्ड महावीर का कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले दे हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। वो लोग को बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। किस लोग को, फॉलोवर्स को, किसका, महावीर का और जैनिज्म का फॉलोवर्स को बहुत सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। और वो लोग को बैग करना पड़ता था अपना खाना के लिए। बैग मतलब ये देखा यहाँ पे, बेगिंग करना पड़ता था, मीन्स हाथ फैला के भीख मांगना पड़ता था वो लोग को अपना खाना खाने के लिए। और वो लोग को सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ देयर फॉलोअर्स। एंड नंबर वन क्या था, दे हैव टू लिव सिंपल लाइफ, दोज आर द रूल्स ना। एंड नंबर सेकेंड इज दे हैव टू beg फॉर देयर फूड ना। और नंबर थर्ड है दे हैव टू बी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। वो लोग को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, झूठ कभी नहीं बोलना है ना। एंड स्पेशली वो लोग को कभी चोर नहीं करना, नॉट टू स्टील, वो लोग को चोर नहीं करना। दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड बाय द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के फॉलोवर्स को फॉलो करना पड़ता था, स्पेशली चोर नहीं करने, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, जितना भी जैनिज्म का फॉलोवर होते हैं वो लोग को सेलिबेसी लाइफ जीना पड़ता है। सेलिबेसी लाइफ मतलब ये साधु संत का लाइफ ना, शादी नहीं करके बैठना पड़ता है वो लोग को। और उसके बाद
और नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोवर्स को कुछ फॉलो करना पड़ता है कि जितना भी मेन है उन लोगों को क्या करता है, सब कुछ गिव अप करना पड़ता है, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स ऑल्सो। कुछ भी नहीं पहनने वो लोग को, ऐसे ऑलमोस्ट नंगा ही रहने वो लोग को। किस लोग को? जैनिज्म को फॉलोवर्स का। दोस आर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वर फॉलोड, विच मस्ट बी फॉलोड बाय द जैनिज्म फॉलोवर्स। ठीक है। इसीलिए ऐसा हो गया था कि पहले की, इसीलिए बहुत ही कभी कभी डिफ़िकल्ट हो गया था कुछ कुछ मेन और वुमेन के लिए जैनिज़्म का रूल्स को फॉलो करना ना, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट हो गया था ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुझे आदमी कैसे सकेगा ना। तो वही बात था। इवन तो ये बहुत तकलीफ था, बहुत स्ट्रिक्ट था ना, बट स्टिल बहुत सारा थाउजेंड्स पीपल लोग अपना घर छोड़ के जो जैनिज़्म में घुस गया था, एंटर कर लिया था, और बहुत सारा चीज़ सीखना शुरू किए और टीच भी किए, और जो नया वे ऑफ लाइफ को भी जानने के लिए बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के जैनिज़्म में घुस गया था। और इवन तो कोई कोई लोग नहीं घुसे, कोई कोई लोग डायरेक्टली फॉलोवर्स नहीं बने, लेकिन साइड बाय साइड, बिहाइंड मीन्स पीछे से वो लोग सपोर्ट कर रहा था जैनिज़म्स लोग को ना, महावीर को। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या था, बहुत सारे लोग मॉन्क्स एंड नन्स को क्या कर रहा था, खाना वाना दे रहा था, बहुत सारे किंग्स लोग। तो वो भी तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट हो गया ना। और मेनली हमारा जैनिज्म को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? किंग्स लोग सपोर्ट कर रहा था, नन्स और मॉन्क्स लोग को खाना दे के। नन्स और मॉन्क्स लोग कौन है? नन्स जो फीमेल वाला फॉलोवर्स जो जैनिज्म में एंट्री हुए, और मॉन्क्स जो मेल वाला फॉलोवर्स जो एंट्री हुए। ठीक है। तो उन नन्स और मॉन्क्स लोग को भी खाना दे रहा था, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था रिच लोग। स्पेशली हमारा जैनिज्म का मोस्ट सपोर्टेड कौन करता था? ट्रेडर्स लोग करता। ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेस करता था ना। और एक चीज़ यहाँ पे, और कुछ कुछ फार्मर्स था, वो लोग आना चाहता था जैनिज्म में, बट वो लोग एंट्री नहीं कर पाता था। क्यों वो लोग एंट्री नहीं कर पाता था? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जितना ये फार्मर्स था वो लोग को तो कीड़ा मकोड़ा मराना पड़ता है अपना अपना क्रॉप्स को ठीक रखने के लिए। लेकिन जैनिज्म में बोला है कि आप इंसेक्ट्स को भी हर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था। किसको? फार्मर्स लोग को ना। वो लोग और फार्मर्स लोग कुछ कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर सका था, क्योंकि वो लोग को तो अपना हार्वेस्ट करना है, और हार्वेस्ट करने के लिए तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम इंसेक्ट्स। और जैनिज्म लोग बोलता था कि इंसेक्ट्स को किल नहीं करना है। तो इसीलिए फार्मर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ये जैनिज्म का रूल्स को फॉलो करना। तो ऐसा होने से भी बहुत सारा कुछ कुछ इलाका में है, ओवर 100 ईयर्स जैनिज्म जो पूरा स्प्रेड होना शुरू कर दिया था डिफरेंट पार्ट में ना। जैसे कि पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जो गुजरात में है ना, ये सब था। और कर्नाटका तमिलनाडु देखो यहाँ पे ना, मैप को भी देखना है। हाँ, गुजरात यहाँ है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जगह में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड कर रहा था कौन? हमारा जैनिज्म रिलीजन। तो देखो, पहले पहले जितने भी महावीर का टीचिंग्स था, उन उन टीचिंग्स को हमारे महावीर के फॉलोवर्स और महावीर लोग क्या कर रहा था? ओरली ट्रांसमिट कर रहा था। ओरली ट्रांसमिट मीन्स यहाँ बैठ के ना, जैसे हम आपको ओरली बता रहे हैं ना, ओरली बता रहे हैं, उसी तरह ये भी हमारे महावीर भी ओरली सबको ट्रांसमिट कर रहा था अपना टीचिंग्स पहले पहले में। लेकिन फाइनली इतना टाइम पीरियड आते आते क्या हुआ पता है? ये जैनिज़म्स का टीचिंग को लिखना शुरू कर दिया था। वो कहा था हमारे गुजरात का जो एक जगह में, जो कि बल्लभी जगह है, उसमें लिखना शुरू कर दिया था ना। मतलब उसमें जो इंसान थे वो लोग लिखना शुरू कर दिया था टीचिंग्स को। पहले तो ओरली होता था, ओरली जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ बैठ के ओरली मुंह से बता रहे हैं, उसी तरह उसको ओरली बोलते हैं। ठीक है। तो उसी ओरली से हमारा ओरली टेक्निक से हमारा महावीर जो टीचिंग्स वगैरह करता था। लेकिन 1500 आते आते क्या हुआ? फाइनली गुजरात का वल्लभ एक जगह में लिखना शुरू कर दिया था महावीर का टीचिंग्स को। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट द संघा। ठीक है। संघा क्या है, हम लोग अपना नेक्स्ट, जो कि हमारा पार्ट सेकेंड और थर्ड होगा, उसको हम उसमें देखेंगे। तो टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।